किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए। लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे। हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। 7 अक्टूबर को जैसे सब जानते हैं, हमास ने इजराइल के ऊपर एक भीषण हमला किया था, अनप्रोवोक्ड हमला। उसके सिविलियंस 1200 इजरायली नागरिकों को, शहरियों को बेरहमी से मार डाला था, औरतों को मारा, बलात्कार किया, बच्चों को मारा और कोई 250 हॉस्टेज लिए थे। जवाब में इजराइल ने भीषण पलटवार किया। तकरीबन 1 साल युद्ध चला है। अब उसने हमास की कमर जब तकरीबन तोड़ दी है तो उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया है और वो अब हिजबुल्लाह के बरखिलाफ लेबनान बॉर्डर पर फाइटिंग शिफ्ट हो गई है। और इसके चलते पिछले साल से हिजबुल्लाह भी छुटपुट फायर करते जा रहा है। पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बॉर्डर के इलाके में जो 3-4 मंजिलें इमारत थीं उनसे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर कर रहा था, इजरायली टारगेट्स पर एट्रिशन वॉर कर रहा था, लगातार छोटा छोटा नुकसान पहुंचा रहा था। तो इजराइल ने उसका जो पलटवार किया है वो एयर पावर से किया। जो बॉर्डर बेल्ट में कोई तमाम बिल्डिंगें थी उसको उसने निस्तनाबूत कर दिया ताकि वहाँ से ATGM फायर ना किए जा सकें। फिर हिजबुल्लाह ने थोड़ा पीछे हटकर रॉकेट फायर करने शुरू किए, उसको उसने अपने आयरन डोम वगैरह से इंटरसेप्ट कर लिया और जब भी ऐसा हुआ भीषण एयर स्ट्राइक्स करी, पलटवार किया। 17 सितंबर से इजराइल ने तो ऑल आउट युद्ध शुरू कर दिया हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। पहला उसने 17 सितंबर 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया जिसके तहत उसने जो इजरायली ने जो एक हंगेरियन शेल कंपनी के थ्रू जो पेजर सप्लाई किए थे हिजबुल्लाह को उसमें उसने जो है जो उनकी लिथियम आयन बैटरीज थी उनको फोड़ दिया। वॉकी टॉकीज में लिथियम आयन बैटरीज थी उनको फोड़ दिया और कोई 3000 घायल हुए हिजबुल्लाह के कमांडर, उनके ऑपरेटिव्स, उनके सिविलियन मिलिट्री ऑपरेटिव्स और कोई 35 मारे गए। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो साइकोलॉजिकल था कि भाई ये अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के लीथल अटैक्स के लिए और जिससे कि कईयों की आंखें गई हैं, पूरा आधा चेहरा उड़ गया है वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी हिल से गए। कुछ मिलिट्री एनालिस्ट का सोचना है कि जो इससे मेजर कमांड एंड कंट्रोल का एट्रिशन नहीं हुआ हिजबुल्लाह का, क्योंकि सन 2006 से हिजबुल्लाह ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे ट्रांसफ़र कर दिया है अपना कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम। तो उनका कहना है कि केवल जो पुलिस वाले थे हिजबुल्लाह के और इस तरह के लोकल सिविलियन ऑपरेटिव्स थे वो मारे गए। बी दैट एज इट में, वो हिल गए। ईरान भी घबरा गया कि साहब अब ऐसा हमला हम पे होगा। उसने सारे अपने पेजर और ये बंद करा दिए, वॉकी टॉकीज। 18 सितंबर से इजराइल ने लगातार ताबड़तोड़ जो है हवाई हमले हिजबुल्लाह पे शुरू कर दिए हैं, कमेंट्स कर दिए हैं, जिनके चलते कोई 1700 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में उन्होंने बमबारी करी है। कोई 1800 से ज़्यादा टारगेट्स को उन्होंने निस्तनाबूत कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर टारगेट्स जो हैं वो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और वो मिसाइल साइलोज और बैटरीज जहाँ से वो इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहे थे उन पे प्रीएम्प्टिव हमला किया कि इसके पहले वो इजराइल पे फायर कर सकें। उन्होंने उनको पूरा मैपिंग कर चुके थे, उनको अपने सैटेलाइट से और ड्रोन से और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने पिन पॉइंट किए थे कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल उन्होंने छुपाए हैं, रॉकेट छुपाए हैं और वो सारी टारगेट्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके फिर उन्होंने जो है कई कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट किया।
इस्माइल वगैरह कादिर दूसरा, उन्होंने जो उनका रॉकेट लॉन्चिंग कमांडर था उसको मार डाला, एक और को मार डाला। और अभी लेटेस्ट जो है, इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नासरुल्लाह हसन को बेरूत में मार दिया है। इसका मतलब उनके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी किस बिल्डिंग में किस जगह नासरुल्लाह हसन है। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। और जैसे कि कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, जिसके तहत कि वो सर्टन है कि नासरुल्लाह हसन को एलिमिनेट कर दिया गया। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाभूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाईमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि कोई 8 टारगेट्स पे उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, इजराइल की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास कोई 60 किलोमीटर दूर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे फायर किया है, रामान के एयरबेस पे फायर किया है, जहाँ पे इजराइल का 510, 515, 516 F-16 स्क्वाड्रन हैं जो हमले कर रहे हैं बेरूट के अंदर, बेका वैली के अंदर, बॉर्डर जोन के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने एक एमुनेशन फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो राफाल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो और फिर उन्होंने तल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। वो जो कह रहे थे कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इजराइल कह रहा है कि हमने सारे रॉकेट मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, 6 घायल हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि इजराइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। इसका मतलब वो नहीं दिखाना चाहता कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, और कितना पेनिट्रेट कर गया है उनके मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू, कितना लीक हो गया है मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू, आयरन डोम के थ्रू, वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। बट अब बात यह है कि साहब, अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो है 70 हज़ार के करीब, वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो।
और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी एमुनेशन वगैरह वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है, तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इजराइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इजराइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन, और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इजराइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिजबुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? इज इट एज पर स्ट्रैटेजी की अभी नहीं, थकने दो इनको। और गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज़ पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नासरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो, ठीक है। तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। इससे एस्कलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो, राइट। तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इजराइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को। और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इजराइल का पलटवार सह सके।
गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इजराइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इजराइल पे काबू नहीं पा सकते, इजराइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इजराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। सर, इसके कूटनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया? देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज हौती, हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइज़ वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इजराइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इजराइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज़ हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए? लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे, और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे, तहस नहस क्या कहते हैं कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट की बर्बादी हो गई है, गाज़ा स्ट्रिप में, लेबनान में हो रही है, और देशों में हो रही है। और ये तो लड़ाई कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे।